स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग बस्ती जब देते हैं तो उसके कुछ नियम रहते हैं, तो वह मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को जानना जरूरी है कि जब भी हम बस्ती देते हैं तो क्या क्या नियम पालना जरूरी है। अगर यह नियम हमें नहीं पता होंगे तो हम बस्ती देंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सारे बस्ती के जो नियम है, बस्ती देते टाइम क्या नियम है वह मैं बताऊंगा। ऐसे सिद्धि स्थान में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मैं एक आचार्य हुए जो 18वीं शताब्दी में हुए और उस टाइम पे वो संस्कृत में सब किताबें लिखते थे, तो उनका कुछ अनुभव है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को काम आएगा। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि कुछ रुग्णानुभव, ऐसे संस्कृत में, मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए आप लोगों को समझाता हूँ। तो एक पेशेंट था, उसका समृद्ध गुद्द था, मतलब अंदर की तरफ उसको कुछ ना कुछ ऐसे डिफॉर्मिटी थी, तो उसको बोलते हैं समृद्ध गुद्द। तो इसमें इन्होंने संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। तो बस्ती के देते टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और किस तरह से अगर रुग्णों की परीक्षा न करके बस्ती दिया जाए तो क्या क्या तकलीफ होती है उसके बारे में संस्कृत में लिखा है। एक रुग्ण समृद्ध गुदयुक्त, मतलब एक रोगी था जो समृद्ध गुदयुक्त था, मतलब उसका अंदर डिफॉर्मिटी था गुदा भाग में। अतः कांस्य बस्तीनेत्र प्रवेश क्लेश कारक जाता। तब उन्होंने कांस्य पात्र का जो कांस्य से जो ये बनाया था, बस्ती नेत्र बनाया था, उसको जब उन्होंने डाला तो उससे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, क्योंकि वो डिफॉर्मिटी थी। जहाँ रेक्टल एनएस का भाग रहता है ना, वहां पे डिफॉर्मिटी थी। फिर इसलिए बोल रहे हैं, अतः कांस्यस ने बस्ती नेत्र प्रवेश क्लेश कारक जाता बस्ती नेत्र से तथा गुदस्य स्नेह तत्व अपनी, मतलब वहां पे स्नेह जाके स्नेह को डालते टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। यदि बस्ती नेत्रम रबर द्वारा निर्मितम अस्ति चेत तस्य अंत प्रवेशम कदापि न शक्य। तो वहां पे अगर रबर वाला जब हम लोगों ने कैथेटर टाइप का यूज किया तो वह आराम से चला जाता है। अगर डिफॉर्मिटी भी रहती है गुदा के प्रवेश भाग में, तो वहां रबर से आराम से चला जाता है। तो इसलिए सिंपर कैथेटर या फॉलिस कैथेटर से जो बस्ती दिया जाता है वो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि अनंतरम बस्ती ही दत्ता तथापि संपूर्ण बस्ती नेत्र से अंतः प्रवेशा न जाता। जब उन्होंने कांस्य पात्र का, कांस्य से जो बनाया हुआ जो कैथेटर टाइप उनका जो था, जो ब्रॉन्ज से बना हुआ था, उसका जब उन्होंने डाला तो वो जा ही नहीं पा रहा था। फिर बता रहे हैं बस्ती नेत्रस्य परीक्षण कृते सति तत्न अवरुद्ध तथा च बस्ती द्रव्य प्रपीड़ानंतरम अंत न प्रविशति। जब आपने कभी भी देखा है कि कोई अवरोधात्मक वहां पे डिफॉर्मिटी आ गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे, तो फिर अगर आपने वह न देख के अगर आपने बस्ती का द्रव्य प्रेस किया, डाला, तो वह अंदर न जाके बाहर ही आ जाएगा। तो फिर इसलिए बोल रहे हैं कि इति कारण द्वयात गुद परीक्षणम कृतम, इसीलिए गुदा का परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। परीक्षण कृते रुग्ण समृद्ध गुदयुक्त दृष्ट, मतलब जब परीक्षण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि समृद्ध गुद है, वहां पे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का ऐसा एनएस का भाग है, तो वहां पर हम लोग बस्ती को रबर के द्वारा दे सकते हैं, या फिर हम सोच सकते हैं कि इनको बस्ती देना है कि नहीं देना है। फिर ये बोल रहे हैं बस याने प्रवास समय आसन किलेन गुदेन व्रणोत्पत्ति भूतवा व्रण वस्तु जातम। जब बस से, देखिए इन्होंने सब संस्कृत में लिखा है, उस टाइम पे जब इन्होंने लिखा तब बस वगैरह था, रबर कैथेटर आ गया था अंग्रेजों के जमाने में। तो इन्होंने लिखा है कि बस याने प्रवास समय, जब बस से बहुत ज्यादा प्रवास करते हैं, आसन किले ने गुदे, अगर वो बस का जो पहले के जमाने में इतना लग्जरियस बस नहीं होता था, उस टाइम पे जो बस होते थे उसमें कील वगैरह ऐसा सीट बनाया जाता था, कील वगैरह चुप जाता था। तो यही बोल रहे हैं कि आसन किले ने गुदे व्रणोत्पत्ति भूतवा व्रण वस्तु जातम, वहां पे व्रण हो जाता है, क्योंकि अगर कोई कील लग गया या फिर जो सीट है वो अगर खराब है। जब मैं पढ़ता था, बीएमएस करता था ना, तो यहाँ पे जो पीएमटी है, पुणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट की जो बसेस होती थी, उसकी सीटें भी बहुत ऐसे ही रहती थी, जो विकृत स्वरूप की रहती थी। और जब मैं पढ़ता था बीएमएस, और जो ड्राइवर का सीट होता था ना, वो तो और ही खतरनाक होता था। एक तो पास में बड़ा सा इंजन रहता था, उसका हीट कंटिन्यू आते रहता था, और जो ये ड्राइवर लोग बैठते थे ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब अनकंफर्टेबल ऐसा सीट बनाया जाता था। उस जमाने में जब मैं पढ़ता था बीएमएस, तो बहुत सारे लोगों को ना अर्श भगंदर और परिकर्तिका ऐसे व्याधियां बहुत होती थी उस जमाने में। तो यही चीज बोल रहे हैं कि व्रणोत्पत्ति भूतवा व्रण वस्तु जातम, वहां पे पुए होगा, पस होगा, और फिर वहां पे दाह होगा, पाक होगा, जो बस का जो सीट है वो अगर खराब रहा तो एतेन गुदस्य आवृतत्वेन बस्ती द्रव्यस्य अंत प्रवेश न भवति। तो इसी तरह से वहां पे व्रण वस्तु रहा,
या फिर स्वेलिंग रहा, शोथ रहा, भगंदर रहा, अर्श रहा, ब्लीडिंग पाइल्स रहा, किसी ना किसी वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन रहा, तो बस्ती द्रव्य जो है वह अंदर नहीं जा पाएगा। अनेन गुद परीक्षण से आवश्यकता स्पष्टा भवती। इसलिए रोगी का हमें गुद की परीक्षा करना उस बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है उसका, कि वो मैंडेटरी है कि जब भी आप बस्ती देते हैं तो पहले वहां का परीक्षा कर लीजिए कि बस्ती द्रव्य जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ठीक है। दूसरा अनुभव बताया है आचार्य ने, संस्कृत में बताया, उसको मैं हिंदी में बता रहा हूं। इसमें बता रहे हैं कि एकस्मिन रुग्णे बस्ती प्रदान समय यदा बस्ती पुटक द्रव्यम गुदवली स्थान बल प्रदान अंतःक्षिप्त तथा समस्तम द्रव्यम गुदात प्रत्यागतम तस्य दृष्ट्वा तस्य गुदी वाले धारण क्षमता नास्तित इति निर्णय कृत्या मया। एक बार ये बता रहे हैं कि जो बस्ती पुटक था उस जमाने में सिरिंज नहीं था जब इन्होंने लिखा है, तो ये बोल रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो रहते थे कोई भी एनिमल्स के, वो बस्ती पुटक से ये लोग बस्ती देते थे। तो जब एक बार दे रहे थे तो वो बस्ती का द्रव्य अंदर जा ही नहीं पा रहा था, वो जैसे डाल रहे थे वो सब वापस आ रहा था, तुरंत ही वापस आ रहा था। तत्दृष्ट्वा तस्य, वह देख के हमें यह पता चला कि गुदावली धारण क्षमता नासित, मतलब गुदावली की धारण क्षमता नहीं है। इति निर्णय कृतया माया, तो इस तरह से मैंने निर्णय किया कि गुदावली को धारण कंट्रोल पावर जो है वो नहीं है। ऐसे आप लोगों ने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे कि जैसे स्पाइनल इंजरी हो गया या कोई सर्जरी हो गया तो, या फिर पैरालिसिस हो गया, तो वहां पे जो होल्डिंग पावर जो रहती है रेक्टस मसल की, वह बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो बस्ती धारण की क्षमता ये होना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग एंजाइटी में या डर के जैसे ही हम बस्ती डालते हैं वो निकल जाता है, उनको कंट्रोल ही नहीं होता है। तो बस्ती धारण क्षमता इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ये आचार्य बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि इति व्यवहारे सर्वत्र अनुभूतम, इसी तरह का जो अनुभव है ये सभी जगह दिखाई देता है, इसी तरह का व्यवहार सभी जगह देखना पड़ता है, हमें करता है। उसी तरह से बोल रहे हैं वात व्याधि रुग्णस्य गुदावली धारण क्षमता अपरीक्ष बस्ती चिकित्सा क्रियते, मतलब जो वात व्याधि के जो रोगी रहते हैं उनको हमें ये कंसिडर नहीं करना चाहिए कि गुदावली की धारण क्षमता है कि नहीं है। अगर उनकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है कोई बात नहीं, आप बस्ती दे दीजिए, बस्ती देने के बाद 5 मिनट बाद भी आ जाता है वापस, प्रत्यागम हो जाता है, तो कोई बात नहीं, धीरे 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 बस्ती अब्जॉर्ब होने लगेगा और उनकी गुदावली की धारण क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरह से यूरिन का भी कंट्रोल नहीं होता है, यूरिन इनकंटिनेंस होता है कि ड्रॉप ड्रॉप निकलते रह रहा है, या लोग छींक आता है तो वो यूरिन हो जाता है। वैसे कंडीशन में जो वात व्याधि रुग्णस्य गुदावलिन धारण क्षमता अपरीक्ष्य, गुदावली का धारण क्षमता को अपरीक्ष बिना परीक्षा किए भी हम लोग बस्ती चिकित्सा क्रिय थे, हम लोग बस्ती चिकित्सा करते हैं, ऐसा ये आचार्य बोलते हैं। क्योंकि बस्ती चिकित्सा है वो रेक्टस मसल को स्ट्रॉन्ग कर देता है, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, अगर स्ट्रिक्चर है तो स्ट्रिक्चर को खोल देता है उत्तर बस्ती से, तो वो तो चिकित्सा है ही। गुदावली की अगर धारण क्षमता नहीं है तो इसलिए उसमें हमें यह नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं है। फिर बोल रहे हैं वस्तुतः तू एताम धारण क्षमता अपरीक्ष कदापि बस्ती न दातव्य, लेकिन यह सब होने के बाद भी गुदावली की धारण क्षमता है कि नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए ही बस्ती हमें देना चाहिए। अगर बस्ती की धारण क्षमता नहीं है, मतलब गुदावली की धारण क्षमता नहीं है, तो हमें वहां पे पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि डायपर पहन ले, या फिर जहां पर हम बस्ती दे रहे हैं वहां पे मैकेंडोट शीट लगा दे या पॉलिथीन लगा दे, कि अगर वो निकल भी जाए तो हमारा बेड गंदा ना हो। तो इसीलिए हमें वो ध्यान रखना चाहिए। एष मम निष्कर्ष प्रयोगात अभिनिष्पन्ना, इस तरह से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है, मैंने अपने ट्रीटमेंट से अनुभव किया है कि इस तरह से हमें काम करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं चरक आदि आचार्य गुदवली धारण क्षमता आया, मतलब चरक आदि आचार्यों ने गुदावली की धारण क्षमता इस पे क्या बोला है कि परीक्षणम न कर्तव्यम अथवा न अस्य कोपी स्पष्ट निर्देशन न कृता। चरकाचार्य जी ने सिद्धि स्थान में गुदावली की परीक्षा करे या न करे इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। फिर बोले तस्मात् मन मतानुसार गुदावली धारण क्षमता प्रायोग परीक्षितव्या, इसका मतलब यह है कि अलग अलग मतों के हिसाब से हमें गुदावली की धारण क्षमता वो उसका परीक्षा जरूर करना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए कि हम बस्ती दे रहे तो धारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद में एक और रुग्ण का अनुभव बता रहे हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, ये मेरे जमदग्नि सर ने दिया है मुझे किताब, इसमें संस्कृत में सारा बुक ही संस्कृत में है पंचकर्म का, और क्या है मुझे मेरा डबल MA संस्कृत में हुआ है, BA भी संस्कृत में हुआ है, तो मैं कोई भी संस्कृत की किताबें हैं ना वो आपको हिंदी में पढ़ के ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ। मुझे मराठी भी आता है, संस्कृत भी आता है, मुझे इंग्लिश भी आता है, सब आता है, तो संस्कृत के पढ़ के वो बताना वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें बोल रहे हैं एकस्मिन रुग्णे बस्ती दान समय गुदाग्र भागे सूत्र कृपया दृष्टा,
मतलब ये बोल रहे हैं कि जब हम एक बार बस्ती दे रहे थे तो गुदा के अग्रभाग में सूत्र कृमि थे, मतलब जो थ्रेड वर्म बोलते हैं, थ्रेड वर्म ऐसे कीड़े थे, थ्रेड वर्म वहां पे दिखाई दिए। अतः बस्तो कृमिघ्न द्रव्याणाम योजना कृता, तब हमने बस्ती में कृमिघ्न द्रव्यों का योजना किया। तस्मिन् दुगुणे बस्ती दानानंतरम बस्ती प्रत्यागमे कृमि युक्तम पुरुषम दृष्टम, तब जब हमने कृमिघ्न गण का जो द्रव्य का काढ़ा दिया, बस्ती दिया, तो फिर बस्ती के बाद जो बस्ती प्रत्यागम हुआ उसमें कृमि युक्त पुरुषम दृष्टम, मतलब कृमि थ्रेडवर्म मरे हुए ऐसे वापस है पुरुष के साथ निकलते हुए आए। तेन पूर्व परीक्षणे यदि कृमि इतिहास प्राप्त तरी बस्ती कृमिघ्न द्रवाणम योजनेन बस्ती कार्य क्षमता वर्धयितुम शक्या। इसका मतलब यह है कि पूर्व परीक्षा में अगर हम लोग केस टेकिंग कर रहे हैं और हमें ये पता चलता है कि पेट में कृमि है, मतलब वर्म्स हैं, तो उसको जानने के बाद हमें बस्ती में कृमिघ्न द्रव्यों का योजना करके बस्ती की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अगर कृमि रहेंगे तो बस्ती द्रव्य को जाने ही नहीं देंगे, पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कर देंगे कृमि, और इसीलिए हमें कृमिघ्न द्रव्यों से साधित कोई क्वाथ का या तेल का पहले हमें वो बस्ती देना पड़ता है, रास्ता को खोलना पड़ता है, वो कृमि निकल जाते हैं, उसके बाद बस्ती देते हैं तो वो ज्यादा कार्यकारी होता है। फिर बता रहे हैं एतेन अनुभवेन गुद परीक्षण से महत्व अनिवार्यत्वम च दृश्यते। इसका मतलब यह है कि इस तरह से एक्सपीरियंस लेने से गुदा की परीक्षा करने का महत्व जो है, उसकी अनिवार्यता, मतलब वो कितना मैंडेटरी, कितना इंपॉर्टेंट है, यह हमें दिखाई देता है। फिर बोल रहे हैं कि उपरि निर्दिष्टानाम बस्ती नियमानाम यदि शत प्रतिशत रूपेण अनुपालनम भवेत् तर्हि बस्ती चिकित्सा उपद्रव शून्य यशस्वी च भवति। इसका मतलब यह है कि ये बोल रहे हैं कि यदि ये सब बस्ती नियमों को पालन कर दिया जाए, कि पहले हम ये देखें कि गुदवली की परीक्षा का कितना, गुदवली का धारण क्षमता कितना है, फिर हम लोग ये देखें कि वहां पे व्रण वस्तु, व्रण वगैरह तो हुआ नहीं है, वो देखना है। फिर उसके बाद में कांस्य का हम लोग कैथेटर डाल रहे हैं कि रबर का डाल रहे हैं, किस तरह का बस्ती नेत्र डाल रहे हैं हम लोग, वह हमें देखना चाहिए। और तीसरा इन्होंने बोला कि कृमि है कि नहीं, वह हमें कृमि का इतिहास जान के फिर बस्ती देखना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि तरही बस्ती, मतलब ऊपरी निर्दिष्टा बस्ती नियमानम यदि 100% रूपेण अनुपालनम भवेत्, अगर हम बस्ती नियमों को 100% अगर हमने अनुपालन कर दिया, ये सारे नियमों को फॉलो किया, तरही बस्ती चिकित्सा उपद्रव शून्य यशस्वी च भवति, तब ये क्या होगा, बस्ती चिकित्सा होगी वह उपद्रव शून्य, मतलब कॉम्प्लिकेशन से रहित होगा और यशस्वी चिकित्सा होगी। ये जो किताब है ये किन्होंने लिखा है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में नागपुर में एक बहुत बड़े चिकित्सक हुए थे 200 साल पहले, उनका नाम था वैद्य वेंकट धर्माधिकारी। उन्होंने सूत्र स्थान, उन्होंने किताब लिखा है वेंकट धर्माधिकारी सर, उन्होंने सारा किताब जो है संस्कृत में लिखा है, तो उनके संदर्भ से यहाँ पे बताया। इसके बाद में पहला जो बस्ती आता है वो आता है निरू बस्ती। निरू बस्ती के बारे में क्या संस्कृत में बताया कि आस्थापन बस्ती हो गया। मैं केवल हिंदी हिंदी पढ़ता हूँ, संस्कृत पढ़ के कंफ्यूजन ना हो, मैं केवल हिंदी हिंदी अर्थ बताता हूँ। तो ये बता रहे हैं आस्थापन बस्ती हो गया या क्वाथ प्रधान बस्ती हो गया, तो इसको हम निरू बस्ती बोलते हैं। इसकी व्याख्या बताते हैं कि रुग्णों को जब हम बस्ती चिकित्सा देते हैं तो बस्ती द्रव्य प्रधान रूप से क्वाथ होना चाहिए, काढ़ा होना चाहिए, और जो काढ़ा का बस्ती होता है उसको बोलते हैं निरू बस्ती। अब इसमें वय स्थापन करने वाला और आयु स्थापन करने वाला जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि तारुण्यता, जो युवावस्था है, जो हमारा शरीर में यंग रहने का जो तारुण्यावस्था है, उसको टिका के रखने वाला जो रहता है और दीर्घ आयुष्य देता है, मतलब जो लॉन्जिटिविटी करता है। इंसान 100 साल का भी हो जाए तो वो बूढ़ा नहीं होगा, उसको बैठने उठने, कमर दर्द ये सब नहीं होगा, वो काम करने में एकदम सफल रहेगा। एक ना मेरे पास ना एक जैन मुनि आए थे, कुछ 3 महीना पहले आए थे जैन मुनि, जनवरी महीने में या दिसंबर में कभी तो आए थे, तो उनको मैं लेके आने वाला हूँ। तो वो आप बता रहे थे कि वो 90 ईयर्स के हैं और वो मेरे से भी यंग दिखते थे। तो मैंने उनका पूरा राज जाना, तो उन्होंने विवाह नहीं किया है और वह बीच बीच में बस्ती चिकित्सा करते हैं और वो भी काढ़े का बस्ती लेते हैं। तब मुझे पता चला कि मतलब ये तारुण्य, जो बोलते हैं ना वय स्थापन, आयु स्थापन करने वाला, और उन्हीं के 90 प्लस एज होके जैन मुनि इतने यंग दिखते हैं, इतने मतलब ऐसे लगता था कि कोई मॉडल है, इतने मतलब जो मेल मॉडल्स होते हैं ना जो बॉलीवुड में काम करते हैं, उतना स्मार्ट और ओजस्वी तेजस्वी वो जैन मुनि दिख रहे थे। तो ये निरू बस्ती का है और ये प्रत्यक्ष मैंने देखा है, तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि अपने ग्रंथों में सही लिखा है। फिर ये बोल रहे हैं कि दीर्घ आयुष्य देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर देता है, इसीलिए इस बस्ती को आस्थापन बस्ती बोलते हैं, जो आयु की स्थापना करता है, वय की स्थापना करता है, इसलिए इसको, क्योंकि क्या है शरीर में वायु का बढ़ना मतलब वार्धक्यता आना, अगर हम वायु को कंट्रोल में रखते हैं तो वो वार्धक्यता आएगा नहीं, इंसान हमेशा यंग रहेगा।
फिर बोल रहे हैं निरूह बस्ती में कभी कभी काढ़ा ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है, अल्प मात्रा में हम लोगों को स्नेह भी डालना पड़ता है, थोड़ा सा घी डालना पड़ता है या तेल डालना पड़ता है, और उसमें सेंधा नमक जो रहता है, सेंधा नमक उसको डालना पड़ता है। तो इसीलिए, लेकिन इसमें क्वाथ प्रधानता रहती है, इसलिए इसको आस्थापन बस्ती या निरूह बस्ती बोलते हैं। फिर इसकी उपयोगिता जो है वो बोल रहे हैं कि ये बहुत विस्तृत है, बहुत सारे बीमारियों में निरूह बस्ती का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। आगे आर्हता अनार्हता बता रहे हैं कि कौन से व्याधियों में हमें निरूह बस्ती देना चाहिए, किसमें नहीं देना चाहिए। तब भी 5 इन्होंने कारण बताए कि निरूह बस्ती का क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें बोल रहे हैं कि वात व्याधि, हर तरह की वात व्याधि में या फिर कोई भी व्याधि में जो वात का इन्वॉल्वमेंट है उसमें हमें संप्राप्ति भंग करना है, तो ये जो निरूह बस्ती है ये सबसे पहले हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अपान वायु को हमने अनुलोमित कर दिया, अपने प्राकृत अवस्था में ला दिया, तो सभी तरह की वात व्याधि, शिरशूल हो गया, पृष्ठ शूल हो गया, मन्याशूल हो गया, कटी शूल हो गया, कटिग्रह हो गया, हार्ट की बीमारियां हो गई, सभी जो वात से बीमारियां हैं सभी में निरूह बस्ती का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि अपान वायु को हम लोग अनुलोमित कर देते हैं, मल और कोष्ठ शुद्धि ये सब कर लेते हैं, तो निरूह बस्ती जो है एक तरह से पूरा वॉशिंग हो जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो वो सबसे बेस्ट है। फिर बता रहे हैं वात के स्थान में आश्रय लेने वाली व्याधि, जैसे पक्वाशय, कटिशक्ति, श्रोत्रास्ति, स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, मतलब पक्वाशय की व्याधि हो गया, कटी की बीमारी, कमर की बीमारी हो गया, शक्ति की बीमारी हो गया, शक्ति मतलब थाइज रीजन के, श्रोत्र की हो गया, कान की बीमारी हो गया, कोई भी अस्थि की बीमारी हो गया, त्वचा की बीमारी हो गया, इन सब में जो भी ये आश्रय आश्रय संबंध से मतलब जो वायु रहता है उससे रिलेटेड, या अस्थि अस्थि और वायु का आश्रय से संबंध है, तो अस्थिगत व्याधि हो गया या वात व्याधि हो गया, इसमें जितने भी व्याधियां हैं वह सब निरूह बस्ती से ठीक हो जाती है। फिर बता रहे हैं कि शोधनार्ह व्याधि, जिसमें हमें शोधन करने की जरूरत रहती है, तो उसमें हम लोग अगर पेशेंट वमन और विरेचन नहीं कर सकते हैं, शिरो विरेचन नहीं कर सकते हैं, रक्त मोक्षण नहीं कर सकते हैं, तो निरूह बस्ती जो है वो संपूर्ण चिकित्सा है, मतलब हम लोग निरूह बस्ती देके वो शोधन कर सकते हैं, पूरा डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, पूरा इंटेस्टाइन को साफ कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं पक्वाशय समुद्र दोष और उससे निर्माण होने वाली व्याधियां, जो पक्वाशय में होने वाली व्याधियां हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली व्याधियां हैं, या फिर पुरुष पुरुष से रिलेटेड जितने भी व्याधियां हैं उसमें आशय भाव से रहने वाली जितनी भी व्याधियां हैं उसमें शोधन की अपेक्षा रहती है। तो पक्वाशय पे जो, जैसे पक्वाशय वात हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, या फिर क्रॉन्स डिजीज हो गया, या फिर सार्कोमा हो गया, या फिर कैंसर हो गया, इंटेस्टिनल कैंसर हो गया, इंटेस्टिनल टीबी हो गया, ये सभी बीमारियों में अगर हम लोगों ने निरूह बस्ती का प्रयोग कर दिया तो उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। फिर बोल रहे हैं कि सभी रोगियों में सभी अवस्थाओं में बस्ती नहीं दे सकते हैं, इसको हमेशा याद रखना चाहिए वैद्य को। आर्हता और अनार्हता, किसमें इंडिकेटेड है बस्ती, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बस्ती, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी इंडिकेशन में बताऊंगा कि अपने ग्रंथकारों ने क्या बोला है और कौन से व्याधियों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला है निरूह बस्ती, तो वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये बता रहे हैं कि चरक सुश्रुत में ऐसा बताया कि सर्वांग रोग, पूरे बॉडी में अगर वायु बढ़ा हुआ है और सर्वांग रोग है, जैसे डिप क्वाड्रिप्लेजिया हो गया है, या फिर हेमीप्लेजिया हो गया है, मतलब एक साइड का पैरालिसिस हो गया है, दोनों हाथ दोनों पैरों में पैरालिसिस हो गया है, या पेन हो रहा है पूरा बॉडी में, तो वहां पर निरूह बस्ती का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। फिर है एकांग रोग, हाफ जो पैराप्लेजिया हो गया, जैसे पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया, तो उसमें हम लोग निरूह बस्ती देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि वो वात व्याधि है। फिर बोल रहे हैं कुक्षी रोग, पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हमें निरूह बस्ती जरूर देना चाहिए। फिर बोल रहे हैं वात संघ, वायु कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, वायु रुक गया है, उसमें हमें निरूह बस्ती जरूर देना चाहिए, काढ़े की बस्ती जरूर देना चाहिए। फिर बोल रहे हैं मूत्र संघ, अगर यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे स्ट्रिक्चर हो गया है, या किसी ना किसी तरह से, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया है, या फिर वहां इन्फ्लेमेशन हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है, कृमि हो गए, कहाँ कैसे भी मूत्र का संघ हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वहां पर हमें निरूह बस्ती जरूर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि पेट में दर्द हो रहा है, जो शूल हो रहा है वह कम हो जाता है, और मूत्र प्रवृत्ति भी होने लगती है। अगर नहीं हो रही है तो फिर वहां पे हमें तो स्टेंट बैठाना पड़ता है, वहां एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर में हमें एक कैथेटर डालना पड़ता है, वो तो सर्जिकल पार्ट हो गया। लेकिन जो काय चिकित्सक है, पंचकर्म चिकित्सक है, वह मूत्र संघ में, वात संघ में, मल संघ में, अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंटेस्टाइन में स्टूल जो है वो इतना कड़क हो जाता है कि वो निकल ही नहीं पाता नॉर्मली, तो वहां पर हमें निरूह बस्ती देना ही पड़ता है। फिर बोल रहे हैं शुक्र संघ,
जब कभी कभी शुक्र रेख का धारण किया जाता है और शुक्राश्मरी हो गया, तो वहां पर या किसी ना किसी वजह से मूत्र का आवरण हो गया, या फिर किसी ना किसी वजह से शुक्र का संग हो गया, शुक्र नहीं निकल पा रहे। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ओलिगोस्पर्मिया के या अजोस्पर्मिया, या जो लोग बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करते हैं, तो उनका शुक्र जो है वो वायु के प्रकोप की वजह से और शयात्मक संप्राप्ति होने की वजह से शुक्र नहीं निकल पाता है। ऐसे कंडीशन में भी निरूबस्ती का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। फिर बोल रहे हैं बल क्षय, मांस क्षय, मतलब शरीर का स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया है और इंसान काम भी नहीं कर पा रहा है, मांस भी बहुत कम हो गया है, दोष क्षय हो गया है, दोषों का क्षय हो गया है बहुत ज्यादा, शुक्र का क्षय हो गया है। शुक्र का क्षय हो गया तो वायु का प्रकोप होता है, शुक्र निकल ही नहीं पाता है, तो वहां पर ये ऑब्स्ट्रक्शन की संप्राप्ति हो जाती है। तो वहां पर संग निकालना है, अपान वायु को प्राकृत अवस्था में लाना है, तो मतलब वहां पे वह जो दूषित वायु है उसको निकालना है और वायु का क्रिया को अच्छा करना है, तो इसीलिए हमें निरूबस्ती देना चाहिए। फिर पेट में आधमान हो गया है, खाना खाने के बाद पेट बहुत ज्यादा फूल गया है आम की वजह से, उसमें भी हमें निरूबस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बोल रहे अंग सुप्ति, कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं ना कि वायु का प्रकोप हो जाता है और घुटने के नीचे ना सेंसेशन ही लॉस हो जाता है, इसको बोलते हैं सुप्ति, मतलब वहां पे नमनेस आ जाता है पैरों में, और वो वात व्याधि के अंडर में आते हैं। वहां पे जो नर्व्स रहती है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, वो काम नहीं कर पा रही है, तो उसमें हम निरूबस्ती देते हैं तो वायु के एयर मॉलिक्यूल जो सब निकल जाते हैं, तो उससे फिर सेंसेशन अच्छे से आने लगता है, मतलब वहां पे आवरण जन्य संप्राप्ति होती है वायु की, इसलिए सुप्ति ऐसे सिम्टम होता है। तो आवरण को निकालना है तो बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। फिर बोल रहे हैं कृमि कोष्ठ, अगर कृमि बहुत ज्यादा है, पूरा कोष्ठ में कृमि कृमि कृमि, पुरुषज कृमि है, फिर कफज कृमि है, फिर मतलब ये जो कृमि है इनको अगर निकालना है तो हम लोग कृमि गण का काढ़ा का बस्ती देते हैं, तो कृमि सारे निकल जाते हैं, तो वहां पर भी निरू बस्ती, मतलब कृमि गण के काढ़ा की बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर उसके बाद में बता रहे हैं उदावर्त, पेट एकदम बलून की तरफ फैल गया है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे जैसे लगता है कि बलून की तरफ फट जाएगा, और वहां पे अधारणीय वेगों को धारण किया गया है और उसके वजह से उदावर्त हो गया है, तो उसमें भी आवर्त, मतलब उधर प्रदेश में आवर्त हो गया, आवरण हो गया है, तो ऐसे में भी वायु को निकालना बहुत जरूरी है। एक बार मेरे पास एक उदावर्त के पेशेंट आए थे, तो मैंने उनको निरूबस्ती दिया, तो इतना उनका पेट ऐसे हो गया था जैसे कि 10 किलो हवा, उसको हम पास्कल्स में नापते हैं ना, जो एयर का जो वॉल्यूम रहता है उसको पास्कल ऐसा यूनिट रहता है उसमें नापते हैं। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि जैसे मोबाइल का डेटा है वो जीबी में हम लोग नापते हैं, अगर कोई वजन करना है तो ग्राम्स और मिलीग्राम में करते हैं, या मिलीलीटर में लिक्विड को करते हैं। तो इसी तरह से जो हवा रहती है उसको कैसे प्रेशर को नापते हैं, तो पास्कल में नापते हैं, किलो पास्कल या पास्कल में नापते हैं। तो वो ना ऐसे लग रहा था कि 10 किलो पास्कल ऐसे पूरा पेट में हवा भर गई है, वेगों का धारण कर रहे थे, और उनको ऐसे लग रहा था हार्ट अटैक आ जाएगा। वो मेरे पास है, मैंने उनको नीरू बस्ती दिया, दशमूल काढ़े का 800 ml तक मैंने नीरू बस्ती दिया, और जैसे जैसे वो नीरू निकला फिर हवा भी निकली, उनका पूरा ऐसे हवा हवा हवा, वॉशरूम से इतनी आवाज आ रही थी, इतना शोर आ रहा था, लेकिन वो निकला, फिर उनका पेट नॉर्मल हो गया। ये उदावर्त में जो बोला है ग्रंथों में वो सच में ऐसा होता है। फिर उसके बाद जो अनुभव होता है ना, अनुभव जन्यम ज्ञान स्मृति, मतलब अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही श्रेष्ठ ज्ञान है। फिर बोल रहे हैं शुद्ध अतिसार है, तो वहां पर भी वायु के प्रकोप से अतिसार हो रहा है, बार बार मतलब द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, उसमें भी निरूह बस्ती का बहुत ज्यादा रोल रहता है। फिर है पर्व भेद, सारे ज्वाइंट्स में, उंगलियों के ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं और पेन हो रहा है, उसमें भी निरूह बस्ती देते हैं, तो वहां पर भी निरूह बस्ती से पेन कम हो जाता है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं अभिताप, सूर्य में, सूर्य के गर्मी में, सनलाइट में बहुत ज्यादा घूमे और चक्कर आ रहे हैं, वायु का प्रकोप हो गया, पित्त का प्रकोप हो गया, उसमें आप पेशेंट थोड़ा शांत हो जाए तो निरूबस्ती दे दीजिए, पूरा वायु निकल जाएगा। तो चक्कर आना जो है अभिताप, शिरोपिताप, मतलब धूप में जाने के बाद, भले वो पित्त का प्रकोप हो है लेकिन तब भी वायु को बैलेंस करते हैं तो शिरोपिताप जो है वह कम हो जाता है। इसी तरह से प्लीहा दोष, जो स्प्लिनोमेगेली या प्लीहा के रोग रहते हैं जिसमें आरबीसी डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लीहा की कोई भी बीमारी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, तो प्लीहा की जितने भी बीमारी है, थैलीसीमिया में जो स्प्लिनोमेगेली हो जाता है उसमें भी अगर निरूह बस्ती दिया जाता है तो प्लीहा पे जो प्रेशर आ रहा है वह कम हो जाता है, पेशेंट को अच्छा लगता है। फिर गुल्म व्याधि में तो आप लोग को मालूम है कि स्किन और पेरिटोनियम के बीच में बायोगोला जमा हो जाता है, गुल्म व्याधि होता है, उसमें भी वायु की वजह से होता है, तो जब हम निरूह बस्ती देते हैं तो वायु कम हो के पूरा निकल जाता है। उसी तरह से शूल व्याधि है, किसी को पेट दर्द हो रहा है तो आप ना काढ़े का बस्ती दे दीजिए, मतलब आप छोटा बच्चा है तो 100 ml दीजिए, 50 ml दीजिए, बड़े कोई एडल्ट है तो उनको 700 800 1000 ml तक दे दीजिए, जैसे कंडीशन है
दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम भया, उस हिसाब से बस्ती देंगे तो शूल में फायदा करता है। फिर हृदरोग है, एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, वैसा पेन हो रहा है, इमरजेंसी की कंडीशन है और आपके पास कोई हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं है, आप नीरू बस्ती दे दीजिए, पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। शूल हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब वायु की वजह से हो रहा है, तो वहां पर ये बस्ती देना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। फिर उसके बाद में भगंदर अगर व्याधि है, उसमें भी मल संचिति होती है और बहुत सारे ओपनिंग हो जाते हैं वहां पे, तो वहां पर भी मल को निकालना बहुत जरूरी है, वायु को निकालना जरूरी है। बाद में तो चिकित्सा हम कर सकते हैं, लेकिन भगंदर में नीरू बस्ती दिया जा सकता है। फिर है उन्माद की व्याधि, उन्माद मतलब जो पागलपन का बीमारी रहता है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट रहते हैं, या उसमें वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है, तो झटके आते हैं बहुत ज्यादा, पेशेंट कभी कभी वायलेंट हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो वहां पर अगर नीरू बस्ती दे दिया जाए तो उसका वायु शमित हो जाएगा, पेशेंट को बहुत अच्छा रिलैक्स होगा। इसी तरह से ज्वर व्याधि, वो भी तरुण ज्वर नहीं बोल रहे हैं, जीर्ण ज्वर में हम लोग दे सकते हैं, और ये वाघभट जी बोल रहे हैं कि जीर्ण ज्वर में हम लोग नीरू बस्ती जरूर दे सकते हैं। फिर बोल रहे हैं भ्रग्न, जो ये वृद्धि रोग जो रहता है हाइड्रोसिल वगैरह, उसमें भी हम लोग देते हैं, या हर्निया जो रहता है, हर्निया में भी अगर हम लोग बस्ती देते हैं नीरू बस्ती, तो बहुत काफी हद तक फायदा होता है। बाकी वो मेडिसिन इंटरवेंशन करे, मेडिसिनल इंटरवेंशन या सर्जिकल इंटरवेंशन करे, लेकिन नीरू बस्ती का एक बहुत ज्यादा महत्व है कि कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग रोक सकते हैं। फिर शिरशूल है, सर दर्द है बहुत ज्यादा और नीरू बस्ती दे दिया, अपान वायु निकल जाएगा, प्राण वायु बैलेंस हो जाएगा और सर दर्द ठीक हो जाएगा। फिर है पार्श्वशूल, छाती में आगे पीछे सब जगह पेन हो रहा है, या फिर कर्णशूल, कान में दर्द हो रहा है, फिर पीठ में दर्द हो रहा है, पृष्ठशूल हो रहा है। कटिशूल या कटिग्रह है, मतलब कमर जो है अटक गया है, ये कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे पास लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, या फिर ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी के पेशेंट आते हैं, या फिर ड्यूबी डिसफंक्शनल यूटाइन ब्लीडिंग के पेशेंट आ रहे हैं और बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, डिसमेनोरिया हो रहा है, तो उसमें हम नीरू बस्ती देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर वेपथु, शरीर कांप रहा है, उसमें भी हम लोग बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है आक्षेप, झटके आ रहे हैं, उसमें भी हम लोग अगर नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर है अंग गौरव, अंग बहुत ज्यादा गुरु हो गया है, बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, उसमें भी हम लोग बस्ती देते हैं तो मल निकल जाता है, तो गुरुता कम हो जाती है। अति लाघव, शरीर में बहुत ज्यादा हल्कापन लग रहा है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो वहां वायु का प्रकोप हो रहा है, अति लंघन कर दिया, तो उसमें भी नीरू बस्ती दे दिया तो पेट साफ हो जाए, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। फिर रस रजस है, एमेनोरिया हो रहा है, वो जो आर्तव है वो आ ही नहीं रहा है, मेंसेस पूरी तरह से रुका हुआ है, अवरोधात्मक संप्राप्ति, रज का क्षय हो गया है, उसमें भी हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर विषम अग्नि, कभी बहुत तेज भूख लगती है, कभी भूखी नहीं लगती है, ऐसे विषम अग्नि है तो वायु के प्रकोप से होती है, कटु अवस्थापक विकृत होने की वजह से होता है, तो विषमाग्नि में भी हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर स्फिक शूल, जो अपना पेनिस होता है, वहां पे अगर पेन हो रहा है, या फिर स्फिक मतलब पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो रहता है, उसमें भी अगर हम लोग नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्फिक का मतलब होता है पेल्विक एरिया। फिर बता रहे हैं जानुशूल, ज्वाइंट पेन हो रहा है, नी ज्वाइंट पेन हो रहा है, जंघाशूल हो रहा है, थाइस एरिया में पेन हो रहा है, उरुशूल हो रहा है, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वहां पे अगर पेन हो रहा है, फिर गुल्फ शूल हो रहा है, पार्शनी शूल हो रहा है, कैलकेनियस पर में ऐसे ही होता है कि बहुत ज्यादा टार्सल बोन में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा जो एड़ी रहती है वहां दर्द होने लगता है, उसमें दे सकते हैं। प्रपाद शूल, पूरे पैरों में दर्द हो रहा है, योनि शूल, वजाइना में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बाहु शूल, हाथ में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उंगली में शूल हो रहा है, अंगली शूल, स्तन शूल हो रहा है, ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रहा है, पेन हो रहा है, वहां पे नीरू बस्ती दीजिए, बहुत फायदा हो जाता है। फिर है दंत शूल, दांत में दर्द हो रहा है, उसमें भी आप बस्ती देंगे, जहां पर भी शूल है वहां पर वायु है, और वायु का मुख्य स्थान क्या है तो पक्वाशय, आपने अगर अपान वायु को निकाल दिया, मतलब अनुलोमित कर दिया, अपान वायु निकल गया जो दूषित है, और जो नॉर्मल प्राकृतिक वायु का कार्य होगा तो पेन कम हो जाता है, ये सब हमें दिखता है। नख शूल, कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको नाखूनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। पर्वस्ती शूल, जो पर्व की जो अस्थियां हैं उसमें अगर पेन हो रहा है। फिर शोष है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। स्तंभ है, अगर ये जैसे अटक गया, ये हिलाने को नहीं आ रहा है, या पीठ में अटक गया, हाथ उठाने को नहीं आ रहा है, स्तंभ में भी अगर हम देते हैं तो फायदा होता है। फिर आंत्र कूजन है, पेट में गुड़गुड़ गुड़ आवाज आ रही है, उसमें नीरू बस्ती देते तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर परिकर्तिका, पेट में काटने की तरफ पीड़ा हो रही है, या फिर फिशर हो गया, फिशर में हमें वो कैथेटर में थोड़ा सा घी या ग्लिसरीन लगा के तब देना चाहिए। तो परिकर्तिनवत वेदना जो हो रही है, कैंची के काटने की तरफ पेट में दर्द हो रहा है, गुदा भाग में परिकर्तिका हो रही है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बता रहे हैं महारोगाध्यायुक्त महावात व्याधि, जितने भी वात व्याधि हैं जो महारोगाध्याय में बताए हैं सूत्र स्थान में, उसमें देने से फायदा होता है। फिर जीर्ण ज्वर में फायदा होता है।
तिमिर रोग, आंखों की बीमारी में भी नींबू बस्ती देने से फायदा होता है। प्रतिशय है, मल वेग को धारण किया तो प्रतिशय होता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है, उसमें भी मल को निकाल दिया तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस ठीक हो जाता है। फिर अधिमंत है, बहुत ज्यादा ग्लाकोमा की कंडीशन है, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है, एक्वस ह्यूमर और विस्कस ह्यूमर, उसमें अगर बहुत ज्यादा पानी है तो उसमें भी अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में हम लोगों ने बस्ती दिया, नीरू बस्ती दिया, तो वो प्रेशर कम हो जाता है। वायु की वजह से ही प्रेशर आ रहा होता है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं अर्धित व्याधि, जो फेशियल पैरालिसिस है, उसमें भी अगर हमने नीरू बस्ती दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बोल रहे हैं पक्षाघात पैरालिसिस में भी अगर हमने नीरू बस्ती दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर शर्करा शूल, अश्मरी शूल, मतलब जहाँ पे रेती के कण जैसा जो शूल हो रहा है, किडनी स्टोन के ऐसे पार्टिकल्स हैं, उसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन से पेन हो रहा है, या फिर किडनी स्टोन के वजह से अगर हो रहा है तो उसमें भी देने से फायदा होता है। उपदंश व्याधि जो है, गोनोरिया, सिफिलिस, उपदंश हो गया, फिरंग रोग में अगर पेन हो रहा है, उसमें भी पेन जहां पर भी है वहां नीरू बस्ती देने से फायदा होता है। फिर बोल रहे हैं वात रक्त की व्याधि, तो हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती देते ही हैं, गुडुची सिद्ध बस्ती देते हैं, काढ़े के बस्ती देते हैं, तो नीरू बस्ती का इतना ज्यादा महत्व है। वात रक्त का पेन, अर्श का पेन हो रहा है, स्तन्य क्षय है, अगर ब्रेस्ट मिल्क आ ही नहीं रहा है, उसका क्षय हुआ तो उसमें नीरू बस्ती देते हैं तो वायु निकल जाता है, तो फिर स्तन्य उत्पत्ति होने लगती है, स्त्रोतोरजन संप्राप्ति ठीक हो जाती है, क्योंकि हमने वायु को ही निकाल दिया। फिर है मन्याग्रह, पूरा वायु नहीं निकालते, दूषित वायु को निकालते। मन्याग्रह मतलब ये जो यहाँ पे अटक गया है, रात को तकिया ऊपर लिया, एसी ज्यादा लग गया तो अटक जाता है, तो मन्याग्रह में भी नीरू बस्ती देने से फायदा होता है। फिर हनुग्रह, सब मैंडिबुलर जॉइंट जो है वह ऐसे अटक जाता है, खुलना बनना बंद हो जाता है, उसमें भी हम अगर देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है, ट्राइजेमिनल नर्व में जो ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, उसमें भी नीरू बस्ती देने से फायदा होता है। फिर बता रहे अश्मरी, अश्मरी में फिर मूढ़ गर्भ है, अगर बच्चा जो है वह ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और मूढ़ गर्भ की अवस्था में, उसमें भी नीरू बस्ती देने से फायदा होता है। फिर मूत्र कृच्छता है, यूरिन आ नहीं रहा है, स्ट्रिक्चर हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बात से, कफ से, वायु की वजह से, किसी ना किसी तरह से, पस की वजह से, कृमि की वजह से मूत्र कृच्छता हो गई है, वातज पित्तज कफज जो मूत्र कृच्छता के कारण है, उसमें भी अगर हम नीरू बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने अपने तरफ से आप लोगों को नीरू बस्ती का अर्हता बताया, इंडिकेशन बताया। कल मैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताऊंगा। आप लोगों को जो भी डाउट आता है आप लोग पूछिए, आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों ने ये सब पढ़ा है बीएमएस में, मतलब पंचकर्म में भी पढ़ा है, चरक में भी पढ़ा है, वाग्भट में भी पढ़ा है, लेकिन मैं इसी को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि चर्चा होती रहनी चाहिए, डिस्कशन होते रहना चाहिए, जो हमको प्रैक्टिस में हर समय अपडेट रखे। प्रैक्टिस में अपडेट नहीं रहेंगे तो दुनिया बदल रही है, पेशेंट हमारे पास आते हैं और आप बोलेंगे हमें तो याद ही नहीं आ रहा ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट के सामने कभी भी अपमानित नहीं होना है कि हमें ट्रीटमेंट नहीं आता। जी, मैं आप लोग के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, थोड़ा सा ये हैंग होगा, जैसे मैं लेक्चर ले लेता हूँ ना तो ये थोड़ा हैंग होने लगता है। डॉक्टर गुरदीश मैम नमस्ते प्रणाम आपको, वैद्य जगजीत मोघा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कमल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर संतोष सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, प्रश्न पूछिए कृपया, और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए, डिफिकल्ट, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करूंगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए, आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है और आप लोग के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए। कमल जी बोले पीसीओडी में मात्रा और नीरू की बस्ती कब दें। पीसीओडी कितना है वो देखिए, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, वह तो देखना पड़ेगा ही ना आपको, तो आप देखिए पहले, और जब आपके पेशेंट में प्रकृति कैसी है उस हिसाब से आपको मात्रा बस्ती और नीरू बस्ती का योजना करना है। अंजलि कुमारी जी बोल रही हैं, इन्होंने अपना नंबर देना है, बोल रहा है कि जिसको भी बात करना है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ऐसे इस तरह से अपना नंबर देना ये गलत है, केवल मतलब कोई भी लड़की ऐसे नंबर देती है तो ये हो सकता है कि फेक नंबर है किसी का, तो मैं ना ये हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जो ऐसे नंबर की कोई लड़की दे रही है तो हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म का मिसयूज किया जाएगा, या मतलब ये ऐसे नंबर देना गलत बात है। कोई फेक नंबर देके यहाँ पे अपना नंबर दे रहा है कि जिसको बात करनी है मुझसे बात करें, मैंने हटा दिया वो नंबर, वो मैसेज हटा दिया। उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पंकज शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्या है, फेसबुक जो है ना ये ओपन है, तो कोई भी ना लड़की बन के भी घुस सकता है और कुछ भी गलत काम भी कर सकता है। डॉक्टर रितिका जी नमस्ते प्रणाम आपको, नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कुलभ जी नमस्ते प्रणाम आपको,
डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं ओवेरियन कैंसर में कौन से नीरू अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। ओवेरियन कैंसर में पहले आप प्रकृति बताइए, तब भी मैं ऐसे बता देता हूँ कि कैंसर में इरमुंगली सिद्ध घृत जो रहता है, व्याघ्र एरंड का काढ़े का अगर नीरू दे दिया तो वो कैंसर में बहुत अच्छा फायदा करता है। और ओवेरियन कैंसर है ना, तो उसमें इरमुंगली सिद्ध घृत का या तेल का प्रयोग करते हैं या काढ़े का प्रयोग करते हैं, तो वह कैंसर जो है मेटास्टेसिस उसको कंट्रोल कर देता है। आप अगर पेशेंट बताएंगे तो मैं और स्पेसिफिक आपको ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। डॉक्टर नैना सिंह जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, मात्रा बस्ती कंटिन्यूसली कितने टाइम तक दे सकते हैं। अगर आप तेल का मात्रा बस्ती दे रहे हैं तो सालों साल दे सकते हैं। मात्रा बस्ती में स्नेहन शोधन की जरूरत नहीं होती है, आप कंटिन्यू दे सकते हैं। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद जी बोल रहे हैं कि अनुवासन बस्ती मात्रा बस्ती में क्या अंतर है। अनुवासन बस्ती की डोज ज्यादा रहती है, मात्रा बस्ती की डोज कम रहती है, यही अंतर है। और कौन कौन से काल में देना चाहिए आगे जब आएगा अनुवासन बस्ती में बताऊंगा आपको। लेकिन यही मेन है कि अनुवासन बस्ती में तेल की मात्रा या स्नेह की मात्रा ज्यादा होती है, मात्रा बस्ती में कम रहती है। और मात्रा बस्ती का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन अनुवासन बस्ती अगर ज्यादा दे दिया जाए तो अग्नि मान्यता होती है, इसलिए उसको अल्टरनेट डेज देना पड़ता है। एक दिन काढ़ा, एक दिन नीरू और एक दिन अनुवासन देना पड़ता है। मात्रा बस्ती के लिए ये नियम नहीं है, कंटिन्यू सालों साल आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मात्रा का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नैना जी बोल रही हैं कि सर वन पेशेंट कंप्लेन कॉन्स्टिपेशन हार्ट स्टूल सिंस 5 ईयर, ऐसे में अनुवासन या नीरू में कौन सी बस्ती है और कितने दिन तक देनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आप अवस्था देखिए और अनुवासन दे, पहले अनुवासन दे और उसके बाद में वो पूरा सॉफ्ट करें और फिर नीरू दें, तो सॉफ्टनेस आएगा ना, तो वो आराम से फिर लुब्रिकेट होकर निकलेगा। नीरू भी दे सकते हैं, नीरू से भी फायदा होगा, लेकिन वह कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ही करना है, क्योंकि 5 साल का पता नहीं, तो पहले अनुवासन दे दीजिए। अनुवासन देने के बाद तेल जितना जाएगा जाएगा और वो सॉफ्ट कर देगा मल को और वहां के एरिया को पूरा सॉफ्ट कर देगा, तो वह देखे। और कितना दिन बोले, जब तक व्याधि ठीक नहीं होता है तब तक देते रहना है हमें। डॉक्टर विकास जी बोले अंड वृद्धि में किन द्रव्यों की बस्ती देते हैं। मैं ऐसे तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ सहचरादि तेल का बस्ती देते हैं और सहचरादि क्वाथ इसका बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर कमल जी बोले कौन सा नीरू बस्ती रीनल कैलकुलाई पीसीओडी। रीनल कैलकुलाई जो है ना, अश्मरी भेदन जो अपना ये जो बताया ना वाग्भट का जो अश्मरी चिकित्सा है, उसमें बहुत सारे द्रव्य बताए, जैसे पाषाण भेद है, तृण पंचमूल है, गोक्षुर है, पुनर्नवा है, फिर वर्ण वायुवर्णा है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। उसका काढ़ा बना के उसका नीरू बस्ती रीनल कैलकुलाई में देना है। और अगर वेदना है तो वेदना प्रशमन गण के द्रव्य। पीसीओडी में नीरू बस्ती देना है तो सहचरादिक्वात या दशमूल काढ़ा इसका हम लोग देते हैं, लेकिन केवल दशमूल काढ़े के बस्ती से नहीं होगा, उसमें अनुवासन भी देना पड़ेगा या मात्रा बस्ती भी देना पड़ेगा। डॉक्टर दीपक निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। दीपक निकम जी, अच्छा। डॉक्टर गौरव जी बोल रहे हैं कि सर पेशेंट की कोलेक्टोमी हो गई है, क्या हम उन्हें मात्रा बस्ती दे सकते हैं। जरूर दे सकते हैं। ये आपके गौरव जी जरूर पेशेंट का जो कोलेक्टोमी किया है उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा या कुछ ना कुछ तो पैथोलॉजी होगा, तो उसमें आप मात्रा बस्ती देंगे तो वह बहुत अच्छा पेशेंट को रिकवरी हो जाएगा। कंचन जी बोले तक्र बस्ती कैसे बनाते हैं और मात्रा और काल बताएं। ये मैं तक्र बस्ती पे एक लेक्चर लेने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, मैं सब बताऊंगा। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी बोल रहे हैं कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी बस्ती का कोई रोल है क्या। 100% है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है, अस्थमा है, उसमें फायदा होता है। अस्थमा में जो वेग आ रहा है उसमें फायदा होता है। फिर उसके बाद में जो बड़ी बड़ी बीमारियां है ना उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोल देते हैं, लेकिन हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं। सोरियासिस में हम लोग मुस्तादियापन बस्ती देते हैं, उदर्द प्रशमन गण या कुष्ठग्न गण, कंडुग्न गण, कृमिघ्न गण की जब हम देते हैं सोरियासिस में, उसका बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहता है। उसी तरह से ऑटिज्म है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी फायदा होता है। फिर उसके बाद आम वात है, एसएलई डिजीज है, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज है। आईबीएस है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, सब में बस्ती का बहुत ज्यादा, और बस्ती चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आगे और लेक्चर में और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे बस्ती ये मैं बताऊंगा। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रकाश जी बोल रहे हैं कि सर चेस्ट पेन में कौन सा बस्ती देना है और कितने दिन तक देना है। आप प्रकाश जी एक बस्ती दीजिए और पेशेंट का अगर चेस्ट पेन ठीक हो गया तो ठीक है, आप दीपन पाचन अनुलोमन द्रव्य दीजिए या बस्ती दे दीजिए। दीपन पाचन कितना दिन देना है वह आपको डिसाइड करना है कि आम पाचक वटी देना है, रस पाचक, रक्त पाचक कितना दिन देना है। और चेस्ट पेन हो रहा है तो हार्ट से रिलेटेड है क्या, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है क्या,
तो उसमें हमें स्नेह बस्ती देना पड़ेगा। नीरू देने के बाद स्नेह बस्ती देना पड़ेगा। आपने पेशेंट का वो बताया कि क्यों चेस्ट पेन हो रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बस्ती का बता पाऊंगा। एक मैं ऊपर ऊपर से सर्व सामान्य चिकित्सा बता रहा हूँ, लेकिन स्पेशल चिकित्सा के लिए आपको केस मुझे बताना पड़ेगा। डॉक्टर मनु चतुर्वेदी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन जी बोल रहे हैं कि सर वात्रक में आमवत में एक साथ हो तो कौन सी बस्ती करना है। इसमें तिक्तक शीर बस्ती वात्रक में भी काम करता है और आमवत में भी तिक्तक शीर बस्ती, क्योंकि आमवत में जब हम गुड़ुची, फिर उसके बाद में यष्टि मधु किरात तिक्त और पटोल, इसका जब हम दूध का बस्ती देते हैं तो ये क्या और आमावस्था में पहले तो नहीं देते हम लोग, पहले दीपन पाचन करते हैं और फिर आम को हमें पचाना है बस्ती के उधर से, तो तिक्त रसात्मक द्रव्य वो दीपन पाचन कार्य करते हैं। इसीलिए वात्रक और आमवत में तिक्तक शीर बस्ती मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। काढ़े का भी बस्ती देते हैं तो गुड़ुची उसमें जरूर होना चाहिए। अमृतोत्तरम कषायम आप लोगों को मालूम होगा, तो वो वात्रक में भी काम करता है, आमवत में भी काम करता है। ऐसे द्रव्य देखिए जैसे गुड़ुची है वो दोनों व्याधियों में काम करता है। आप क्या करिए कि वात्रक की पूरा वाग्भट की चिकित्सा निकालिए और आमवत की चिकित्सा निकालिए, और दूसरे ग्रंथों में योग रत्नाकर में जो लिखा है आमवत की चिकित्सा, उसमें कॉमन कॉमन ड्रग्स लेके और एक पेपर पे लिख दीजिए जो कॉमन है, बार बार रिपीट हुआ है, वह द्रव्य निकालिए और वो वात्रक में भी काम करेगा, आमवत में भी काम करेगा। डॉक्टर कृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ताराचंद जी बोल रहे हैं कि कितनी मात्रा में दें। पेशेंट टू पेशेंट दुष्यम देशम प्रकृति अनलम वया, उस हिसाब से मात्रा डिसाइड करना पड़ता है। मैं यहाँ एक ऐसे यूनिवर्सल मात्रा नहीं बता सकता हूँ, हर पेशेंट के लिए मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है। डॉक्टर मनु चक्रवर्ती चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की चिकित्सा, आप ना आयुष दर्पण पे यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरा लेक्चर है अल्सरेटिव कोलाइटिस, वह चिकित्सा आप सुन लीजिए, उसमें सब दिया गया है। तब भी मैं आगे भी और बताऊंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल वो लेक्चर सुन लीजिए। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल बोल रहे हैं नीरू बस्ती के लिए सामता निरामता देखना जरूरी है। नहीं, देखना जरूरी नहीं है। हमें तो वहां पे मल को निकालना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, लेकिन ये देखना जरूरी होता है कि वायु का प्रकोप ना हो जाए। अगर हम लोग कंटिन्यू नीरू बस्ती नीरू बस्ती नीरू बस्ती देंगे तो वायु बहुत ज्यादा बढ़ेगा, वायु का प्रकोप हो जाएगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और फिर हमें नीरू बस्ती को कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए अनुवासन देना पड़ेगा, लेकिन अगर सामता है तो अनुवासन बस्ती अलाउड नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बस्ती के लिए भी हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन ये करने के बाद, दीपन पाचन होने के बाद तब बस्ती शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट आए हमारे पास ज्वाइंट पेन के लिए और उसको पकड़ो, चलो पकड़ के बांध के और उसको बस्ती दे दो नीरू बस्ती, ऐसा नहीं होता है। हम दीपन पाचन करके ही देते हैं, क्योंकि केवल नीरू बस्ती देंगे तो वह वायु तो निकल जाएगा, उसको पेन कम हो जाएगा, लेकिन नीरू बस्ती ज्यादा देंगे हम, कल दूसरे दिन भी देंगे, तीसरे भी दिन देंगे, तो वायु का प्रकोप बढ़ जाएगा, तो पेशेंट को ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसलिए सेफ यही है कि दीपन पाचन अनुलोमन देके आम का पचन हो जाए, भूख वगैरह लगने लगे, तब हम बस्ती की चिकित्सा शुरू करें, ऐसा नियम है। आगे और बताऊंगा मैं इसके बारे में। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोनिका गुप्ता जी बोल रही हैं सर पेशेंट इज 80 ईयर्स ओल्ड, कफज वात प्रकृति, हैविंग डिस्क प्रोलेप्स, क्या बस्ती दें। इसमें आप ना ये दे दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए, शीर वाला तेल 101 आवर्ती वाला दीजिए, या फिर आप माधु तैलिक बस्ती दीजिए, राज यापन बस्ती दीजिए, और अगर आमावस्था है तो इसमें बैतरण बस्ती दीजिए, और इसमें मासरस सिद्ध बस्ती दीजिए, इसमें अजामात का सिद्ध घृत का प्रयोग करें। बहुत सारे बस्ती के द्रव्य हैं, लेकिन आप पेशेंट बताएंगे तो मैं अच्छे से और बता पाऊंगा। डॉक्टर प्रकाश जी बोले चेस्ट पेन है, ईसीजी नॉर्मल है, इसमें आप दशमूल काढ़े का बस्ती दे दीजिए, और एक दिन दशमूल काढ़े का बस्ती दीजिए प्रकाश जी, और नेक्स्ट डे धानवंतर तेल का बस्ती दीजिए, ऐसा 7 दिन दीजिए, अब चेस्ट पेन एकदम जड़ से निकल जाएगा। श्रुति निगम जी बोल रहे हैं सर प्लीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर लेक्चर ले लीजिए। जी जरूर मैं ले लूंगा, ये बस्ती का सीरीज खत्म होने के बाद लूंगा, ठीक है। डॉक्टर प्राची जी बोल रही हैं कि सर प्रदर रोग में ट्रीटमेंट कब तक दे सकते हैं, कितने मंथ तक एलोपैथी मेडिसिन लिया तो प्रदर तब तक ही ठीक है। ऐसे मेरे पास भी एक पेशेंट आती है जिनको ना एलोपैथी का मेडिसिन का बहुत साइड इफेक्ट होता है और वो रुकता नहीं, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन देना पड़ता है, तो उनको मैंने बस्ती दिया, उनको मैंने प्रद्रांतक लो, फिर ऐसे बहुत सारे दिए, पुष्यानुक चूर्ण दिया, फिर उसके बाद में बोलबद रस दिया, तो उनका रुक ही गया और मेंसेस रेगुलर हो गया। तो प्रदर रोग का पूरा हेतु निकालना जरूरी है, लक्षण निकालना जरूरी है, संप्राप्ति निकालना जरूरी है, और कितने दिन तक ट्रीटमेंट देना है, वो पेशेंट का पैथोलॉजी क्या है, मतलब एडिनोमायोसिस हुआ है क्या, एंडोमेट्रियोसिस हुआ है क्या, फाइब्रॉइड है क्या, मतलब क्या बीमारी क्या है। प्रदर रोग जो है आयुर्वेद में कुछ बता दिया है, लेकिन वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें एनाटोमिकली देखना पड़ता है, फिजियोलॉजिकली पैथोलॉजिकली क्या डिफेक्ट है,
क्यों प्रदर रोग हो रहा है वो जानने के बाद, और एलोपैथी के यूएसजी का सहारा लेना गलत बात नहीं है। आपके पास दिव्य चक्षु नहीं है जो ऋषि मुनि लोग के पास था। आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपको यूएसजी का रिपोर्ट तो देखना ही पड़ेगा। वह देख के एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट है, क्यों हो रहा है प्रदर रोग, वह देख के उस हिसाब से चिकित्सा अलग अलग हो जाती है। ठीक है डॉक्टर रमन गर्ग जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से ये एक ना गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, इसको आप लोग भरिए, क्योंकि गूगल फॉर्म भरेंगे तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। क्योंकि जूम पे जो लेक्चर चलाए जा रहे हैं उसका पासवर्ड और आईडी जो है वो चेंज होता है डेली। तो आप लोग अगर हमसे आके, जिस तरह से क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में जो ये रहता है फील्ड पे जो लोग बॉलिंग करते हैं या फिर बैटिंग करते हैं उनको पास से देखना कितना मजेदार होता है, और नाम भी होता है। मतलब जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कितना नाम होता है कि सचिन तेंदुलकर ने इतना मारा, फिर विराट कोहली ने इतना मारा। तो आप लोग विराट कोहली बनिए, आप लोग आइए क्रिकेट की तरह संभाषा करिए, हमसे डायरेक्ट बात करिए, इंटरेक्ट करिए, आपका नाम होगा, आपके पेशेंट भी आएंगे, और आप यहाँ पे केस टेकिंग कर सकते हैं। आप यहाँ सेशन में अपने विचार रख सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपना सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ये सब के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक और आईडी वहां पर दिया जाता है। तो आप लोग आएंगे तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें 500 रुपये फीस भरना पड़ता है, आयुष दर्पण फाउंडेशन को देना पड़ता है, और वो 500 रुपये ज्यादा नहीं है। मोबाइल के रिचार्ज में 500 रुपये लग जाते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं सब्जी उब्जी लेके आते हैं, वो 500 रुपये का होता है। तो वो 500 रुपये ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान मिलता है और ज्ञान शेयर होता है वो कॉलेजेस में नहीं होता। जो लोग लाखों रुपए लेते हैं आपसे, 2.5 लाख रुपए पर ईयर का बीएमएस का फीस लेने के बाद भी वो ज्ञान नहीं मिलता। यहाँ आप लोगों को मालूम है माधव निदान का सुबह लेक्चर होता है, टीका वाचन होता है, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अष्टांग हृदय के जो टीका है वह पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में टीका वाचन नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि बीएमएस के कॉलेजेस में अरुण दत्त की टीका, हेमाद्री की टीका क्लास में पढ़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर कैसे हरियाणा के लोग भी आते हैं, कनाडा के लोग भी आते हैं, यूके के लोग भी आते हैं। तो एक तरह से ये पढ़ना, साथ में पढ़ना और ज्ञान अर्जन करना, इसके लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना ही चाहिए। अगर आप लोग सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो नाम कमाना चाहते हैं, यश कीर्ति पाना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ तो देना पड़ता है। पहले के जमाने में भी गुरु दक्षिणा देना पड़ता था। तो आयुष दर्पण जब इतना मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग को जूम पे सब कुछ दे रहे हैं, तो उनको भी हमें चलाना है। हमें थोड़ा सा आर्थिक थोड़ा सा दे दिया। अगर आपको इतना सारा मिल रहा है, एक बोरा आपको पूरा ज्ञान मिल रहा है, तो आपने थोड़ा सा दे दिया, तो फिर उनको भी चलाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा फाउंडेशन को। तो इसलिए फाउंडेशन को हमेशा जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आर्थिक सहायता के बिना कोई भी चीज नहीं चल सकता है, तो इसलिए 500 रुपया दे के आप लोग गूगल फॉर्म भर के आ जाइए, और बहुत अच्छा इसका फायदा होने वाला है। आप 500 देंगे तो आप लोगों को 500 करोड़ कमाने का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर अनूप कुमार जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा सिंह जी बोले हैं सेरेब्रल पाल्सी में 10 साल के बच्चे को कौन सी बस्ती देना है? इसमें ब्राह्मी तेल का बस्ती देते हैं, धानवंतर तेल का बस्ती देते हैं, या तो आप मेद्य द्रव्य दे दीजिए या महाकल्याण घृत का दे दीजिए। सेरेब्रल पाल्सी को ठीक करना है ना, तो हम लोग तो बस्ती ही श्रेष्ठ चिकित्सा मानते हैं। नस्य, बस्ती और मेद्य रसायन वही देते हैं। और पाल्सी है, ब्रेन का पैरालिसिस हुआ है, तो उसमें बस्ती से श्रेष्ठ चिकित्सा तो कोई भी नहीं है। और 10 साल का बच्चा है तो उसमें तो बस्ती देना ही चाहिए आपको। और हम लोग धनवंतर तेल का देते हैं, हम लोग ब्राह्मी तेल का देते हैं, वचा तेल का बस्ती देते हैं, या फिर हम लोग ज्योतिषमती तेल का देते हैं, जितने भी संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य है उसका देते हैं, या फिर जैसे कंडीशन है वैसे। या फिर हम लोग वात की चिकित्सा करना है तो बला सुगंधादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, फिर उसके बाद में शीर बला तेल, शुद्ध बला तेल, धनवंतर तेल, ऐसे बस्ती देते हैं। ठीक है। और आयुष दर्पण टीम की तरफ से बता जा रहे हैं कि फ्री एंट्री टू मॉर्निंग माधव निदान क्लास एट 6 AM। जो लोग फ्री में सुनना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री अष्टांग हृदय के सेशन में है, फेसबुक पे ये फ्री में दिखाया जा रहा है। उसी तरह से डेली लेक्चर जो मेरा 7 बजे का होता है वो फ्री होता है, शिल्पा यर्मे मैम का भी फ्री होता है, और जो संभाषा होता है उसमें भी फ्री होता है। सब चीज फ्री है, लेकिन अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, जैसे पार्टिसिपेट करके वहां पे बात करना है, सीखना है, बोलना है, तो उसके लिए आपको बस गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जो लोग भी आयुष दर्पण से जुड़े हुए हैं उन लोगों का प्रैक्टिस ना 10 गुना बढ़ गया है। पहले उनके पास 1 या 2 पेशेंट आते थे दिन भर में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने, अभी उनके पास 300-400 पेशेंट आ रहे हैं। ये आप लोगों को भी अनुभव आ रहा होगा जो लोग आयुष दर्पण से जुड़े हैं। तो ऐसा मत सोचिए, आप लोग को तो हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखना है। हम लोग आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं।
मुझे थोड़ा अगर संहिता का ज़्यादा आता है, तो बाकी तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आता है। सब लोग का जो अनुभव रहता है बहुत अच्छा रहता है। मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन मेरा एक, मैं अपने क्लिनिक में जितना सीख सकता हूँ कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। पूरे भारत का तो मेरा है नहीं अधिकार कि मैं पूरे भारत के सारे पेशेंट ठीक कर दूँ। तो अलग अलग जगह के अलग अलग पेशेंट का जो अनुभव है वो आयुष दर्पण पे ही शेयर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने अपना नंबर दे दिया है। जो लोग ये गूगल फॉर्म लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, वह गूगल फॉर्म भर दीजिए। यहाँ गूगल फॉर्म दिया भी गया है। एक मुंबई की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जिनका नाम है दीप्ति जी। दीप्ति जी बोल रही हैं कि 62 ईयर फीमेल का वात प्रकृति है, आमवात विद एसएलई पॉजिटिव सफरिंग फ्रॉम ऑल जॉइंट पेन, नो हमावस्था गॉट रिलीफ फ्रॉम शमन रिवर्स, विच बस्ती टू बी गिवन। इसमें बस्ती अगर देना है तो दशमूल काढ़ा का बस्ती दीजिए और धार्मंतर तेल का अल्टरनेट रेज दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कौन सा बस्ती देना चाहिए? इसमें कर्कटक तेल का बहुत अच्छा फायदा होता है। जो केकड़े का तेल होता है वह बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो आप लाक्षादी तेल का दीजिए, या फिर कोट्टम चुक्यादी या मुरीवेणा तेल का, वह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन, स्टिफनेस, वो तो बहुत ही ठीक हो जाता है। डॉक्टर गुड्डू जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, हम नेपाली स्टूडेंट कैसे पेमेंट करें? तो आप देखिए, मैंने अपना नंबर दिया है, डॉक्टर अरविंद पाठक का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। मैं इस पे गूगल फॉर्म आप लोगों को दे दूंगा। गूगल फॉर्म भरिए, उसमें फिर वो फॉर्म भरते ही पेमेंट जैसे ही होगा आपको तुरंत ही गूगल इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, और उसमें डेली पासवर्ड और आईडी दिया जाएगा, और उससे आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, हमसे बात करिए। आपकी जो समस्याएं आ रही है प्रैक्टिस में वो हमें बताइए, हम आपके साथ हैं हर समय। ठीक है, तो अभी का मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग 8:15 मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। अब मैं बस्ती पार्ट 5 वो मैं कल करूंगा, उसमें मैं अनाहरता बताऊंगा कि नीरू बस्ती किसको नहीं देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। ऐसे बस्ती का पूरा महीना का चलते रहेगा सेशन। फिर मैं लाइव भी दिखाऊंगा आप लोग को कि बस्ती कैसे देते हैं, उत्तर बस्ती कैसे देते हैं, क्या फायदा होता है, पेशेंट का अनुभव क्या होता है, सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे अभी इजाजत दीजिए। प्रणाम सभी लोग को, कोटि कोटि प्रणाम।